हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो टॉपर्स। दिस इज जितेंद्र। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 1420 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 गुरुत्व के अधीन गति। इसमें हम टोटल 39 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। इसकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है, ब्रह्मभास्पुट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही ऑप्शन है न्यूटन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी गति कैसी होगी? उसकी गति अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है। आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम गुरुत्व केंद्र बिंदु से परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो यह इसके तल के अंदर से ही होकर जाएगी। गुरुत्व केंद्र बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो वह सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, F इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर। यहाँ देख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस हम दोगुना कर रहे हैं, यहाँ पर लगने वाला फोर्स हम निकालेंगे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 आर स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर कितने के प्रोपोर्शनल है? F के। तो ये हो जाएगा F/4, उसका चौथाई भाग, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस 0 मानेंगे तो उसका भार अपरिवर्तित होगा। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कुछ मानेंगे तो परिवर्तनशील होगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो एयर रेजिस्टेंस को हम 0 मान रहे हैं। आपको यह पॉइंट याद रखना है, एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है या नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो एयर रेजिस्टेंस को हम 0 मानेंगे, अगर दिया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? यहाँ पर फिर से एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस 0 कंसीडर करेंगे। 0 कंसीडर करेंगे तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगर एयर रेजिस्टेंस दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट हम 0 मानेंगे। अगला क्वेश्चन, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, यहाँ पर मीडियम हमारा क्या दिया गया है? एयर की प्रेजेंस, मतलब हवा उपस्थित है। अगर हवा उपस्थित है तो आपको यह पॉइंट याद रखना है, जिसका वेट ज्यादा होगा वह पहले गिरेगी, जिसका वेट कम होगा वह बाद में गिरेगी। तो यहाँ पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यहाँ पर आपको यह पॉइंट याद रखना है, हवा की उपस्थिति है या नहीं। अगला क्वेश्चन, दो गेंदें ए तथा बी 10 kg तथा 1 kg की हैं, उन्हें 20 मीटर की हाइट से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर फिर से देखेंगे एयर रेजिस्टेंस है या नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो एयर रेजिस्टेंस को हम 0 कंसीडर करेंगे। एयर रेजिस्टेंस 0 होगा तो भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आपको यह पॉइंट याद रखना है, वायु का प्रतिरोध दिया हुआ है या नहीं। अगला क्वेश्चन, कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कारण हमारा गलत है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है, वह पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसका रीजन देख लेते हैं। ध्रुवों पर जी की वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू जहाँ ज्यादा होगी वहाँ हमें भार ज्यादा प्रतीत होगा। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। और भार हमारा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उपेक्ष बल, अपथ्रस्ट बल, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का भार होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका रीजन, ध्रुवों पर जी की वैल्यू 10 होती है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू 9.8 होती है। इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, भार हमारा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उपेक्ष बल। अगला क्वेश्चन, एक पिंड पर अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? भार हमारा 2 चीजों पर डिपेंड करता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाला उपेक्ष बल पर। यह कोई पिंड है मान लीजिए, इस पर गुरुत्व बल नीचे की ओर लगेगा और उपेक्ष बल ऊपर की ओर लगेगा। जितना उपेक्ष बल कम होगा उतना भार हमें अधिक प्रतीत होगा। तो हाइड्रोजन द्वारा उपेक्ष बल कम लगाया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और विरल गैस है। तो सही ऑप्शन हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्व के अधीन विरामा अवस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में
में समय में विस्थापन विवरण किसमें सही है, तो इसमें हमें समय और विस्थापन के बीच का ग्राफ बताना है। इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही हमारा समय और विस्थापन के बीच का रिलेशन निकालेगा। तो यहाँ पर s है d और टाइम है t और 0 है, क्योंकि मुक्त रूप से ये गिराई जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा d इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। यह किसका समीकरण है, यह पैराबोला का समीकरण है, तो इसमें सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक पिंड विरामावस्था से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है, ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। इसमें हमें t कैलकुलेट करना है। इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जिसमें s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, s हो जाएगा l और u इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि पिंड विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो u 0 हो जाएगा। हमें a कैलकुलेट करना है, a हम मोशन की डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, तो हमें a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए। पिंड इस पोजीशन पे है, यहाँ पर g नीचे की ओर लग रहा है, तो g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यह एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो g हो जाएगा g cos 90 माइनस थीटा, g sin थीटा हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी l इक्वल टू 0 प्लस हाफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। t का मान आ जाएगा √2l बाई g sin थीटा। देखते हैं ये ऑप्शन में हमारा नहीं मैच कर रहा है, तो अब हम l का रिलेशन h और g के टर्म में निकालेंगे। ये कुछ इस तरह आएगा, ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू h बाई एल आ जाएगा, l यहाँ से आएगा h बाई साइन थीटा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, t की वैल्यू आएगी 2h बाई जी साइन थीटा होल स्क्वायर, और इसको हम आगे ले आएंगे 1 बाई साइन थीटा √2h बाई जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जिसमें v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। यहाँ पर गेंद ऊंची इमारत से गिराई जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9.8 और t दिया है 3 सेकेंड बाद। इसमें पुट कर देंगे, v हो जाएगा 0 प्लस 9.8 इंटू 3, तो v आ जाएगा हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। इसमें हमें त्रिज्या को 1% कम करना है, देखना है g के मान में कितना इफेक्ट आता है। इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, g इक्वल टू GME बाई आर स्क्वायर, जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और r पृथ्वी की त्रिज्या। r को हमें 1% कम करना है, 1% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा r 0.99 r। 1% अगर कम कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो g की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हम k मान लेंगे, 0.99 r का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने में ये आएगा k बाई आर स्क्वायर इंटू 1.03। तो इसमें कितने का चेंज आया 0.2, तो मतलब 2% ये बढ़ जाएगी। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा, जब g के मान से अधिक होगा। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। आपको यह पॉइंट याद रखना है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए यह 100 kg ही होगा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण हमारा 0 होगा तब भार 0 प्रतीत होगा, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर उपेक्ष बल के बारे में कुछ दिया नहीं गया, इसीलिए हम 0 कंसीडर करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें सही मिलान करना है। रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे WA रोंटिजन। चेचक एडवर्ड जेनर। ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा। इसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपको यह पॉइंट याद रखना है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। भार हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल और पिंड पर लगने वाला उत्प्रेक्ष बल। यहाँ पर उत्प्रेक्ष बल की कोई बात नहीं हुई, तो इसे 0 कंसीडर करेंगे और भार निकालेंगे तो ये हो जाएगा mg। g को अचानक लुप्त कर दिया है तो g 0 हो जाएगा, तो भार हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण
उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका रीजन देख सकते हैं, जब कोई कृत्रिम उपग्रह रोटेट करता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ अभिकेंद्र बल का काम करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं अपकेंद्र। अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कोई कृत्रिम उपग्रह रोटेट करता है तो उस पर दो बल काम करते हैं, एक होता है अभिकेंद्र बल, दूसरा होता है अपकेंद्र बल। अंदर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल बोलते हैं, जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। इसमें हम ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके सैटेलाइट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह निम्न में से किस कारण से करता है? ये केंद्राभिमुखी बल के कारण। इसमें आप देख सकते हैं, जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसमें दो बल काम करते हैं, अभिकेंद्र बल और दूसरा अपकेंद्र बल। बाहर की ओर जो होता है वो अपकेंद्र बल होता है, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल। यहाँ पर अभिकेंद्र बल के रूप में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुखी बल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमें रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये रॉन्ग है। गुरुत्व चारों में सबसे वीक होता है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में सबसे स्ट्रांग होता है, गुरुत्व बल सबसे वीक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे और वन बाय वन ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर दी गई है। सेकंड ऑप्शन में लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे दी गई है। सी ऑप्शन में समान वेग से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर समान वेग, जहाँ पर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो इन दोनों में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसमें भी समान वेग है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर उसे समान भार ही प्रतीत होगा। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही निगलेक्ट हो गए। अब इन दोनों को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम यहाँ पर ऊपर लेते हैं, ये रिएक्शन फोर्स हम मान लेते हैं W, और ये इसका भार ग्रेविटेशन के कारण mg। अब देखते हैं इसका रिजल्टेंट कितना होगा, W माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर W हमारा निकल कर आएगा m इक्वल टू जी प्लस ए। उसका अपेरेंट वेट ज्यादा होगा, यहाँ पर अधिक भार उसे प्रतीत होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगर ए की डायरेक्शन हम नीचे की ओर लेते हैं तो यहाँ ए माइनस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ए, तो उसे कम भार प्रतीत होगा। सेकेंड ऑप्शन में उसे कम भार प्रतीत होगा। सी और डी ऑप्शन में उसे सेम भार प्रतीत होगा। तो यहाँ पर अधिक भार पूछा है तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इसे याद रख सकते हैं इस सिचुएशन को। यहाँ पर जैसे ही पूछे, ऊपर अगर जाएगा ए प्लस में लेना है, अगर नीचे जाएगा तो इसी इक्वेशन में आप ए माइनस में ले लीजिए, तो एम जी माइनस ए हो जाएगा, तो डब्ल्यू हमारा कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर समान वेग दिया है तो ए 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू एम जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि डिपेंड करती है। कालावधि मतलब टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल होता है लेंथ, जिस डोरी से लोलक टंगा होता है उसकी लेंथ होता है, तो हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसका रीजन देख लेते हैं। जो पेंडुलम की रॉड होती है ये मेटल की बनी होती है। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये थोड़ा एक्सपैंड करता है और टेम्परेचर कम होने के साथ ये थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसकी लेंथ वेरी होती है टेम्परेचर के साथ। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर एल वेरी करेगा तो टाइम पीरियड हमारा वेरी करेगा। तो गर्मियों में एल बढ़ जाता है और सर्दियों में एल छोटा हो जाएगा, तो सर्दियों में घड़ी हमारी थोड़ा फास्ट हो जाएगी, गर्मियों में घड़ी थोड़ा स्लो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कितना होगा, मतलब टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला देख लेते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर लेंथ वेरी करेगी तो टाइम पीरियड वेरी करेगा। लेंथ देखते हैं, जब लड़की बैठी है तब लेंथ हमारी थोड़ा नीचे है क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे है। जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो लेंथ हमारी घट जाएगी। लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड भी हमारा घट जाएगा, तो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। मध्यमान स्थिति के और चरम स्थिति के, जब यह मध्यमान स्थिति में होता है तब इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा और उसका त्वरण शून्य होता है। जब यह चरम स्थिति में होता है तो यह जस्ट इसका अपोजिट होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, वेग और गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा और त्वरण अधिकतम होता है। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही हैं, सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, इसका रीजन देख लेते हैं। पेंडुलम की जो रॉड होती है यह मेटल की बनी होती है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम होने से इसकी लंबाई थोड़ा कम हो जाती है। शीतकाल में टेम्परेचर कम होगा और इसकी लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई अगर कम होगी तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है, इसमें आपको यह पॉइंट याद रखना है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चली जाती है और वह वापस लौट कर नहीं आती। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि यह वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकना है तो उसके पलायन वेग या उससे अधिक के वेग से फेंकना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है, गैसीय अणुओं का वेग चंद्रमा के पलायन वेग से अधिक होता है, इस वजह से वहां पर वायुमंडल संभव नहीं है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 पॉइंट याद रख सकते हैं, चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।